नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज ये है कि देश को विकास के लिए मोदी नीति चाहिए या मनमोहन नीति चाहिए। साल 2004 से 2014 तक यानी 10 साल तक देश पर राज करने वाली यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह आज राज्यसभा में बोले। जिन मनमोहन सिंह को राजनीति में उनकी खामोशी के लिए जाना जाता है, जिन मनमोहन सिंह ने लोकसभा में खुद अपनी खामोशी की खासियत एक शेर के जरिए बयां की थी कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। आज उन्हीं मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की और कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से नोटबंदी की योजना को अमल में ला रही है वो एक ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड ब्लंडर का केस है। यानी मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी लूट और सरकार की तरफ से जानबूझकर की गई बहुत बड़ी गलती। इस बहस की शुरुआत में हम जरूरी समझते हैं कि देश को एक आंकड़ा बता दिया जाए। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी नाम की एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है कि 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 3,47,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी यानी कि काला धन भारत से बाहर गया, जबकि मोदी सरकार के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में देश में 1,25,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सामने ले आई। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन केन्स को कोट करते हुए कहा कि भविष्य के फायदे के लिए वर्तमान को परेशानी में डालना ठीक नहीं। उन्होंने जॉन केन्स का एक मशहूर वाक्य सुनाया कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, यानी कि भविष्य किसने देखा है। हम ये पूछ रहे हैं कि 1991 में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू करने वाली कांग्रेस सरकार ने क्या बगैर भविष्य के बारे में सोचे फैसले ले लिए थे? आज हम ये भी पूछ रहे हैं कि काले धन पर आज चुन चुनकर तर्क देने वाली कांग्रेस पिछले 10 साल तक इस मामले में चुप क्यों थी? सदन में चर्चा को लेकर राजनीतिक पार्टियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, देश की अर्थव्यवस्था के लिए सियासी संजीदगी और नोटबंदी, इन सारे पहलुओं पर आज की बहस ताल ठोक के। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही। Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run, well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटा नहीं। Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता आपको तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही। कोई भी काम करो भाई, तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती है। हाँ, इरादा नेक होना चाहिए। What is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है
कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है, उसे भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लग गया। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देश को मोदी नीति चाहिए या मनमोहन नीति? दूसरा सवाल, राज्यसभा में बहस के लिए हां तो लोकसभा में ना क्यों? तीसरा सवाल, काले धन पर 10 साल तक क्यों मौन रहे मनमोहन? चौथा सवाल, मोदी पर मनमोहन को सामने लाकर वार करने वाली कांग्रेस काले धन पर ईमानदार क्यों नहीं है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, काले धन के खिलाफ जिस कदम को सरकार क्रांतिकारी कह रही है, कांग्रेस के लिए वो लूट कैसे है? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए 2 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं और 2 अर्थशास्त्र से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मीडिया में बीजेपी और सरकार का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, पंजाब कांग्रेस लीगल सेल के वो को चेयरमैन भी हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ विजय सरदाना है, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर हैं, एग्री बिजनेस कमेटी के को चेयरमैन रह चुके हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर वी उपाध्याय हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, जिनका मानना है कि विमुद्रीकरण के फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, फायदा नहीं, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जयवीर शेरगिल, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं। मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि भविष्य किसने देखा है, आप भविष्य के लिए वर्तमान को परेशानी में नहीं डाल सकते, और ये वही मनमोहन सिंह हैं जिन्होंने 1991 में भविष्य के द्वार खोलने का ऐलान किया था कि भविष्य बेहतर होगा, इसलिए हम दरवाजे खोल रहे हैं। देश ने उन पर भरोसा किया, भविष्य बेहतर होने की दिशा में उनका और सरकार का साथ दिया। आज वही मनमोहन सिंह किस मजबूरी के तहत खुद एक ऑब्स्टेकल बनना चाहते हैं अपनी पार्टी के साथ? रोहित जी, आपके सवाल का सीधा सीधा उत्तर। पहले तो आज सांसद के लिए एक अहम दिन भी था और दुखद दिन भी था। अहम इसलिए कि 14 दिन अपना निर्णय की घोषणा करने के बाद और तकरीबन 1 सप्ताह के सांसद के शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने आज वहाँ ये उचित समझा कि विपक्ष, जो इस देश की 70% जनता की प्रतिनिधि है, उस संसद में अपने चरण रखें। दुखद दिन इसलिए कि पूर्व प्रधानमंत्री, जो 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री, RBI गवर्नर और जो इकोनॉमिक्स की जिनको विश्व भर में जिनको इज्जत दी जाती है, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो अरुण जेटली जी और उनकी टीम ने उनको टोका और रोकने की कोशिश की। खुद जवाबदेही करनी नहीं, खुद शीशे के महल में रहना, और जब एक पूर्व प्रधानमंत्री बोला तो उसको वो इज्जत देनी भी ठीक नहीं समझी। पर खैर, अब मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। आपके शो का सीधा टॉपिक है सन 1991 और क्या उन्होंने तब भविष्य देखा। हाँ, भविष्य देखा और उसके आंकड़े भी हैं और तथ्य भी हैं। पहली सवाल, क्या 1991 या मनमोहन सिंह जी की किसी भी नीति के कारण 70 से ज़्यादा जानें गई? क्या उनकी किसी भी नीति के कारण माजीपुर का किसान या वो मां ने अपना बच्चा गंवाया? नहीं। क्या उनकी किसी भी नीति कारण कृषि क्षेत्र, जो ऑलरेडी इतने संकट में चल रहा है, उसका गला घूटा गया? नहीं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कॉटन, जिसको कहते कॉटन पर वीक डिलीवरी के हिसाब से उसकी गिनती होती है, जो थी 1.5 लाख बेल्स, आज वो 30,000 बेल पे आ गई है। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट टर्म में जो नुकसान हो रहा है उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती रोहित जी, और वही उनका सवाल था संसद में, क्यों नहीं हो सकती। अब मैं आपको सब्जी और फल की उदाहरण देता हूं।
ये चीजें 4 से 5 दिन में खत्म हो जाती हैं। जिस किसान ने इस फल और फ्रूट या जिस मंडी में इनका खरीद फरोख्त होता है वो 4 या 5 दिन में खत्म हो जाता है। जो ट्रक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया। इनके ये शॉर्ट टर्म में उस किसान के लिए समा वापस नहीं आने वाला। यहां सरकार ये वादा कर दे कि उस किसान की ये भरपाई करेंगे जिसके वजह से इनको नुकसान हो रहा है, तो मैं बात मान लेता हूं। अब मैं बात आ जाता हूं असम पे, शॉर्ट टर्म गेन पे। असम की कॉफी अक्सर साउथ इंडिया में भी बिकती है और वो ऑक्शन सिस्टम से बिकती है। इस बार 1/4 कॉफी की भी ऑक्शन नहीं हुई। क्या वो जो आदमी जो चाय की उगाई कर रहा है या वो महिला, उसकी भरपाई ये करेंगे? तब भी मान लेता हूं। और आप मुझे तथ्य दे दीजिए 1991 में मनमोहन सिंह जी की कौन सी पॉलिसी की वजह से इतनी जाने गई और पूरा देश कतार में खड़ा हो गया, और आज भी उस बात पे कोई सफाई नहीं है के भरपाई होगी। वो नोट, वो 2100 करोड़ नोट जिन्हें 7 महीने लग जाएंगे छपने में, वो 50 दिन में मार्केट में कैसे आ जाएंगे? अब आखिरी, आपका बड़ा अच्छा टिकर लगा, आपका शो हमेशा अच्छा टिकर लगाता है कि क्या देश को मनमोहन नीति चाहिए या मोदी नीति चाहिए। मैं विदेश, इंग्लैंड, अमेरिका के आंकड़ों में तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, पर एक मोदी सरकार का खुद आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक आंकड़े है, NSSO, RBI और लेबर ब्यूरो ने उसको कंपाइल करके रखा है। वो कहता है पर कैपिटा कंजम्पशन 2004 में आज की प्राइस के हिसाब से भी 24,174 रुपए थी। 2014 में वो 75,000 हो गई। BCI इक्विटी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $380 बिलियन थी, जो $1215 बिलियन हो गई। प्रणब मुखर्जी, जिन्हें ये देशद्रोही कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये माहिर हैं, उन्होंने कहा कि पिछले साल केवल 1,35,000 नौकरियां हुई इस देश में, जो पिछले 7 साल में सबसे कम हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी इस नीति के करके इस देश में दंगे हो सकते हैं, वो भी देशद्रोही हैं। आज हो क्या रहा है? सीधी सीधी लड़ाई है मोदी सरकार के अहंकार की, और हम जो जवाबदेही पे जोर लगा रहे हैं उनकी। हमारी एक ही मांग है, अगर आपको लगता है आप कांग्रेस पे आरोप लगा के ये वास्तविक जमीनी हकीकत बदल सकते हैं, आप आरोप लगाइए। आप कहते हैं 2G मेरा सवाल है, कॉमनवेल्थ स्कैम में कांग्रेस ने ये किया, लगाइए। नहीं सर, आरोप लगाइए। मेरा एक मिनट रोहित जी, पर क्या आप इस बात को बदल सकते हैं कि एक मिनट, क्या आप इस बात को बदल सकते हैं आपके आरोप लगाने से जो ग्रामीण क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही हैं, जो कृषि क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट में आ रही हैं, रबर वालों को आ रही हैं, जो 23,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो लेबर, आपको ये आंकड़ा दूंगा मैं कि MSME 4 करोड़ MSME है इस देश में, जो 11 करोड़ लोगों को नौकरियां देते हैं और जो 45% मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी लेबर भाग गई है। अगर कांग्रेस को आरोप लगाने से वो सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप जरूर लगाइए और हम वो आरोप सहेंगे भी। ठीक है जयवीर, अब मैं एक चीज लेकर आप चुनाव जीत गए, आपने अपना फैक्ट रख दिया, आपने अपने तथ्य रख दिए। आपने कहा 1991 से अब तक 70 नहीं मरे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन 70 के मरने की पुष्टि, गारंटी ना कोई सरकार दे सकती है, ना कोई विपक्ष दे सकता है कि ये इसी वजह से मरे। आप बार बार वो चीज कह रहे हैं, उसी आधार पे आपका पूरा फैक्ट बेस्ड है। दूसरी बड़ी चीज ये है सर, आप कह रहे हैं कि देश को मनमोहन नीति यहां से यहां तक ले आई, तो अगर श्रीकांत शर्मा देश को मनमोहन नीति ही चाहिए होती तो देश नकार क्यों देता फिर मनमोहन नीति को? मनमोहन नीति को 5 साल और दे देता देश, कहता कि नहीं 2014 से 2019 में हमको मनमोहन चाहिए। रोहित जी, मैं अपने जो काबिल मित्र हैं मेरे कांग्रेस के, ये वकील हैं, अच्छी वकालत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जहां इनको सिर्फ और सिर्फ पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। यहाँ ये बहस जीत नहीं सकते क्योंकि इनके तर्कों में दम नहीं है। नंबर 1, हमारे मित्र ने कहा कि इज्जत नहीं बख्शी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को। अरे जनाब, इज्जत तो आपके युवराज ने नहीं बख्शी मनमोहन साहब को। जब मनमोहन साहब विदेश में थे तब आपके युवराज ने बाहर आकर उनके द्वारा पारित विधेयक की धज्जियां उड़ा दी थी, उसको फाड़ दिया था और नॉनसेंस सरकार को कहा था। नंबर 2, ये बात कर रहे हैं कृषि की। कांग्रेस कृषि की बात करती है तो हंसी आती है। 70 साल में ये गांव के लोगों को यूरिया नहीं दे पाए, यूरिया के नाम पर ये लाठियां बरसाते थे, आज वो लोग कृषि की बात कर रहे हैं। नंबर 3 आरोप था इनका, फल खराब हो रहा है। अरे यार, आप माफ करना मेरे मित्र जयवीर, आप ये बताइए कि फल की बात आप कर रहे हो, लेकिन हिमाचल की सरकार ने फल उगाने वाले किसानों का फसल बीमा नहीं किया है, अभी तक वो एजेंसी नहीं तय कर पाए हैं, तो आपकी पोल यहां खुलती है। नंबर 3, आप बात कर रहे हैं दंगों की।
भाई पॉलिटिकल पार्टियां शांति की अपील करती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर दंगा फैलाने की अपील कर रहे हैं, जबकि जनता दिक्कत है, जनता को दिक्कतों के बावजूद भी, लाइन में लगने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई है। इस मुहिम में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसके लिए प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कठिनाई लोगों को है, उसके बावजूद भी लोग आज इस मुहिम में शामिल हैं, क्योंकि गरीब को यह लग रहा है, गांव में रहने वाले को यह लग रहा है कि 70 साल में गांव में पीने का पानी नहीं मिल पाया, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं गांव के अंदर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था गांव के अंदर नहीं है। गांव का बेटा, गांव का गरीब का बेटा, किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? या 25 लाख लेके आप इंजीनियर डॉक्टर बनाते हो तो गांव का बेटा कैसे डॉक्टर बन पाएगा? आपने शिक्षा को पूरी तरह से बेचने का काम कर दिया। अब आप बात कर रहे हैं कि मनमोहन साहब आज बोले, अच्छी बात है, मैं तो उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मनमोहन साहब आप आज बोले, लेकिन मनमोहन सिंह जी 2012 में क्यों नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि काले धन पर अंकुश के लिए एसआईटी का गठन करिए? तब आप क्यों नहीं बोले? तब कोयले की दलाली हो रही थी, कांग्रेस दलाली कर रही थी, तब आप चुप क्यों थे? स्पेक्ट्रम की दलाली हो रही थी, तब आप क्यों चुप थे? रक्षा के उपकरणों की दलाली हो रही थी, तब आप क्यों चुप थे? कांग्रेस देश को लूट रही थी, तब आप क्यों चुप थे? तब तो आप उनके कहने पर लगातार सिग्नेचर किए जा रहे थे। अब भाई आप विदेश पढ़कर आए हैं, आप भी विदेश पढ़े, आपके उस समय के वित्त मंत्री भी विदेश पढ़े, हम विदेश में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम गांव की प्राइमरी पाठशाला से पढ़कर आते हैं और हम चुनौती देते हैं आपको कि आप देश के अंदर भ्रम मत फैलाइए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध है, इसमें देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। देश में दंगे मत कराइए। आपने दंगों की राजनीति की है, देश को बांटकर सत्ता में आने की राजनीति की है, सत्ता का सुख आप चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारियों से आपका युवराज हमेशा भागते रहे हैं, सोनिया जी भागती रही हैं। ठीक, तो भ्रम मत फैलाइए, गलत फैक्ट मत रखिए। अगर मनमोहन साहब को अगर चिंता थी तो फिर इतने स्कैम क्यों हुए, लगातार घोटाले क्यों हुए? हमारी सरकार में 2.5 साल में एक घोटाला नहीं हुआ, एक चवन्नी का 10 पैसे का आरोप हमारी सरकार पर आप नहीं लगा सकते। यहीं पर पता लगता है कि देश की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब की बात करता है, ठीक है, और गरीबी इस देश से कैसे समाप्त हुए उसकी चिंता करता है। ठीक। और विदेश में पढ़ने वाले लोग 10 साल तक इस देश को गड्ढे में डुबाते रहे, लुटाते रहे। और जो फैसला सरकार ने आज लिया है रोज जी, उसकी तारीफ दुनिया के अंदर हो रही है। विदेशों के लोगों के उदाहरण आज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री दे रहे थे। ठीक है, ये विदेशों की बात आज ये भी कर लो कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाइना में, सब जगह इस फैसले का स्वागत हो रहा है और गांव का गरीब भी इसका स्वागत कर रहा है। जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं, नाबार्ड के माध्यम से 21,000 करोड़ गांव के किसान के लिए रखा गया है। और रोहित जी, मैं एक और अपने मित्र को और आपको निवेदन करना चाहता हूं, गांव के किसान को किसी की जरूरत नहीं है, उसके फेस की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो 6 महीने का उधार बीज भी लेता है, खाद भी लेता है, और जब खाद और बीज के बाद फसल तैयार होती है, सरसों बेचकर, गेहूं बेचकर, वो पहले अपना कर्ज अदा करता है और उसके बाद जो बचता है वो अपने बच्चों के लिए ले जाता है। तो कांग्रेस को कम से कम किसान से ही सीख लेनी चाहिए। ठीक है सर, कि इतने बड़े स्कैम करने के बावजूद भी इनके अंदर नैतिकता कहां से आ जाती है इतनी इतनी बड़ी बातें करने की। ठीक 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 ठीक। अब थोड़ा सा रुक के ये बताते हुए कि अभी ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि देश के केवल 1% लोगों के हाथ में इस देश की 58% कमाई है, और इस देश में किसान आज परेशान नहीं है अकेले। इस देश का किसान पिछले 70 साल से आत्महत्याएं कर रहा है, फांसी लगा रहा है, कर्जे के बोझ तले दब के मर जा रहा है। और जहां तक लाइन लगने की बात है तो हमने गैस सिलेंडर की लाइनें देखी हैं, हमने राशन कार्ड के लिए लाइनें देखी हैं, फिर राशन कार्ड लेके राशन लेने के लिए लाइनें देखी हैं, हमने टेलीफोन लगवाने के लिए लाइनें देखी हैं, हमने लाइसेंस लेने के लिए लाइनें देखी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद प्रोफेसर भारद्वाज, प्रोफेसर उपाध्याय साहब, सॉरी माफी चाहता हूं, गलत नाम लिया, प्रोफेसर उपाध्याय साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, काले धन का मामला क्या है? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी दिसंबर 2015 की रिपोर्ट है सर, थिंक टैंक है अमेरिकन, वो ये कहता है कि ब्लैक मनी का आउटफ्लो 3,47,000 करोड़ रुपए था, देश से बाहर चला गया 2004 से 2013 के बीच। और सरकार हमारी कहती है मौजूदा भारत की कि 1.25 लाख करोड़ ब्लैक मनी को हमने ओपन कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। क्या इससे दोनों सरकारों की नीतियों में फर्क नजर नहीं आता? पोल नहीं खुलती है क्या? नहीं, जो बाहर पैसा गया उसका तो इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। चुनाव के समय वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट एक्शन उस पर नहीं हुआ है। दूसरी बात जो आप 1.25 लाख करोड़ की कर रहे हैं, वो उन लोगों ने अभी डिक्लेयर किया है, अभी पैसा आया नहीं है। तो ये थोड़ी बात है कि कालाधन यहाँ नहीं है, कालाधन यहाँ भी है, कालाधन बाहर भी चला गया है। और कालाधन
पैसे के फॉर्म में तो थोड़ा सा ही होता है, काला धन तो प्रॉपर्टी के सेंस में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, सोने के सेंस में होता है, तरह तरह से होता है। तो खाली एक आप हिस्से पर अटैक कर रहे हो, और उस में भी जो हमें अभी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोग उसमें भी अपना बचाव ढूंढ रहे हैं, वो 20-25% कमीशन देके उसको भी वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कितने हिस्से पर, काले धन के कितने हिस्से पर आपने अटैक किया, और उसके लिए जनता को कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। आप कह रहे हो कि जनता के साथ मिलके हम काले धन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो आपने लाइन में लगा दिया है। जनता के साथ मिलके आपको काले धन पर अटैक करना चाहिए था, जनता को साथ लेना चाहिए था, और काले धन वालों को थोड़ा सा आइसोलेट करके उन पर अटैक किया जाना चाहिए था। पर आज तो जनता परेशान है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनके अगर 2-3 महीने खराब होते हैं, नौकरियां जाती हैं, उनका इलाज नहीं होता है, उनको तरह तरह की परेशानी होती है, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? सर, आप मानते हैं 70 लोग मरे हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से ही मरे? वो जिंदा रहते अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता, सब घर पे सुरक्षित रहते अपने? नहीं, अब इसमें बहस करने की तो कोई बात नहीं है। लोग लाइन में, सर मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो वो 70 लोग नहीं मरते? हर मौत पे ये सवाल किया जाता है। नहीं, अब देखो, ये तो फालतू की बहस है, क्योंकि जब कोई फार्मर मरता है तो कहते हैं जी वो तो और किसी कारण से मरा है, लेकिन फालतू की बहस नहीं है सर। आंकड़े इकट्ठे जब ये बार बार तर्क दिया जा रहा है कि 70 लोग इस वजह से मर गए, तो फिर 70 साल में कितने किसान मरे सर, उसका भी तो आंकड़ा सामने रखना चाहिए ना। तो इन 70 वर्सेस 70 साल भी तो करना चाहिए ना सर। हुआ भाई, आप तो कहोगे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ? नहीं, पर उनकी मौत पे इस तरह का बहस करना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। सर, अगर आपने अभी जयवीर शेरगिल की जिरह को सुना सर, उनकी जिरह में 5 दफे 70 लोग मर गए, 70 लोग मर गए, 70 लोग मर गए का जिक्र आया। आप कह रहे हैं कि ये फालतू का है? नहीं, तो सब कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो तो सबको, अच्छा, सब कह रहे हैं इसलिए ये कहना चाहिए, मीडिया भी कह रहा है। ठीक है सर, आप नहीं मान रहे, बाकी मीडिया तो ओके सर, सब कह रहे हैं इसलिए कहना चाहिए, मैं मान लेता हूं। नहीं, अब वो मरे, देखो अब ये तो ठीक है सर, हम लेकिन आप कैसे कहोगे? हम इसको रिलैक्स कर देते हैं यहीं पे सर, क्योंकि सब कह रहे हैं इसलिए कांग्रेस भी कह रही है, इसलिए हमें भी कहना चाहिए। मैं इस बात पे इस चर्चा को विराम देता हूं। विजय जी, आपके पास आ रहा हूं। जो बातें उपाध्याय साहब कह रहे हैं और जो बातें सरकार कह रही है और जो बातें कांग्रेस कह रही है, आपकी राय उससे इतर है कुछ, या आप इन तीनों में से किसी एक पक्ष के साथ हैं, या आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई एक है जो आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था और 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो सबसे पहले ये कहना कि साहब 91 में लोग बेरोज़गार नहीं हुए थे, इंडस्ट्री बंद नहीं हुई थी, आज आप देख लीजिए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, आज सारा चाइनीज़ प्रोडक्ट इस देश में आ रहा है, तो वो लिबरलाइजेशन के बाद आना शुरू हुआ। तो अगर आप उस छोटी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो लिबरलाइजेशन से परेशान थे। आपका एक पूरा का पूरा बॉम्बे क्लब बना था जिसमें ये कहा गया था कि ये पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। आपको याद होगा, बॉम्बे क्लब बना था। आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे भी निश्चित रूप से बहुत कुछ फायदे भी हैं, थोड़े बहुत कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो सब कुछ स्मूथ होगा? कभी भी दुनिया के इतिहास में परिवर्तन स्मूथ नहीं हुआ है। एक आप एग्जाम्पल दे दीजिए, चाहे वो सोशल परिवर्तन था, इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल था, हमेशा अनरेस्ट रहा था। देश को जब आज़ादी मिली थी तब भी गांधी जी ने जो अनरेस्ट किया था वो एक ब्रिटिश के लिए अनरेस्ट था, उनमें भी लोगों को कष्ट हुआ था, लोग मरे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो बगैर कष्ट के ट्रांजिशन नहीं होता है, ये बेसिक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। अब आइए दूसरी बात को लेके कि हमारे सामने जो मनमोहन सिंह जी ने कहा, मुझे थोड़ा सा दुख है सर इस बात का कि मनमोहन सिंह जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि एवरीवन इज डेड इन द लॉन्ग टर्म। तो आज भारत या दुनिया मिलके सस्टेनेबिलिटी की क्यों बात कर रही है? हम पर्यावरण को बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर केन्स की थ्योरी इतनी अच्छी होती तो आज दुनिया में पर्यावरण का संकट, ग्लोबल वार्मिंग का संकट नहीं आना चाहिए था। और अगर संकट आ भी गया तो इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, व्हाई वी आर वरीड? तो हम दुनिया को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण मनमोहन जी ने स्टेटमेंट दिया, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। तीसरी बात, मनमोहन जी आरबीआई के गवर्नर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी इस देश में नहीं है फाइनेंशियल मैटर्स में, हम ये मान सकते हैं। मेरा आज मनमोहन जी से एज ए सिटीजन रिक्वेस्ट है, क्या आप भारत सरकार को ये बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए आम आदमी के हित में,
ताकि ये समस्या जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। ये ट्रांजिशन, आप भी मनमोहन जी कह रहे हैं कि 10 साल में हमने ब्लैक मनी पे स्टेप नहीं उठाए, तो साहब ये कमजोरी थी या ये सही सोच थी? कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं आज यहाँ किसानों के बीच में बैठा हूँ, कल 2 दिन से आंध्र प्रदेश में, यहाँ तेलंगाना में, हम ये बात कर रहे थे कि इस देश में कौन लीडर है जो टफ डिसीजन ले सकते हैं। क्या ये डिसीजन कांग्रेस ले सकती थी? मनमोहन जी ने नहीं लिया। क्या ये ममता बनर्जी ले पाती? शायद नहीं। क्या ये बीएसपी ले पाती? क्या ये एसपी ले पाती? क्या ये कोई और पार्टी ले पाती? ये इस देश से काला धन हटाने का डिसीजन कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी ले पाती? ये भी एक सवाल है। ठीक है, अगर एक पार्टी ने या एक लीडर ने देश के हित में कहा है कि ये सफाई जरूरी है, कष्ट होगा। आज मैं किसानों से मिल रहा हूं, उनको भी दिक्कत है, लेकिन आप समझिए किसान दिक्कत में क्यों है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे को किसान मिले कि साहब जितना कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा था, पॉलिटिशियंस ने रातों रात निकाल लिया, किसान का हक मारा गया, किसी किसान को मौका नहीं दिया नोट बदलने का। कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर उसके बाद आरबीआई ने बैन लगाया। अब ये सिस्टम को डिस्टॉर्ट कौन कर रहा है? किसान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पॉलिटिशियंस जिसपे वो पावर में हैं, उस कोऑपरेटिव बैंक्स को खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मैनिपुलेट कर रहे हो। किसान का हक मारा जा रहा है और संसद में आके कहते हो किसान दुखी है। ठीक है, तो मुझे लगता है हकीकत को समझना पड़ेगा। ठीक है, जयवीर रखिए अपना पॉइंट। 5 बातें। सबसे पहले तो श्रीकांत बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी काफ़ी भावुक तरीके से बात रखते हैं। भावना और तथ्य में बहुत अंतर है और मैं ये साबित करूंगा। सबसे पहले तो कृषि संकट से बात करते हैं। स्मार्टफोन आज देश की 17% जनता के पास हैं और हम सबके पास है इस शो पे, मैं मानता हूँ। गूगल कीजिए, एग्री कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ थी वो मनमोहन सिंह जी के दौरान क्या थी और मोदी जी के दौरान क्या थी? 4% से ऊपर तब थी। सर मैंने टोका नहीं था पहली बार में, 0.8%। अब मुझे लगता है साथ-साथ टोका टाकी करनी पड़ेगी। आपने कहा स्मार्टफोन, कल आपको आप लोग कह रहे थे और सुबह संसद में कह रहे थे इस देश में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है जो नमो ऐप पे सर्वे करा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि स्मार्टफोन हर हाथ में है। हाँ, आगे बढ़िए रोहित जी। अच्छी बात की आप मेरी बात, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते थे। मैंने उसमें एक आंकड़ा और भी दिया था। इस देश की 17% जनता के पास है। आप टेप रिवाइंड कीजिए और अपने शो पे चलाइए। मैंने कहा इस देश की केवल 17% जनता के पास स्मार्टफोन है। मैंने ये बोला आपके शो पे। तो पहले वो जो बात ठीक है वो ठीक रखिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मोदी सरकार का ये काले धन के प्रति अभियान है और ये जो प्रधानमंत्री मसीहा बनते हैं वो भी झूठा है। कल सुप्रीम कोर्ट, जिनको सरकार फिर देशद्रोही कह सकती है, उन्होंने कहा भैया पिछले 2.5 साल में लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनको डर था कि व्यापम स्कैम, चिक्की स्कैम, पैनामा पेपर ना खुल जाए। जो सरकार काले धन, करप्शन को लेके इतनी गंभीर है, वो एक ऐसा संस्था जो इंस्टीट्यूशन बना था लोकपाल, उसकी नियुक्ति नहीं करती पिछले 2.5 साल से, और आज वो करप्शन की बात करने चले हैं। और तीसरा, अब आ जाती है कि मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष में पिछले कुछ नहीं किया। शायद हम भूल गए हैं, और ये पेपर संसद में भी आया, अरुण जेटली जी के सामने भी आया। 81 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जिनके बिना पे आज बाकी देशों से सूचना आ रही है, वो कांग्रेस सरकार ने की थी। श्रीकांत ने एसआईटी की बात की, हाई नेटवर्क कमेटी बिठाई गई थी जिसके 11 मेंबरी सदस्य थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई नेटवर्क कमेटी नहीं, एसआईटी बनाए, और हमारा कहा था नहीं, इसमें हर ईडी सीबीआई का सदस्य है, हमारे हिसाब से ये होनी चाहिए। तीसरा, सरकार आयकर भवन का आंकड़ा आया कि ये आईडीएस स्कीम में 1,28,000 करोड़ की घोषणा हुई। मैं इनको बता दूं, 2012 और 13 में 1,33,000 करोड़ की घोषणा हुई थी। तो ये कालाधन की बात कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं, आम आदमी की बहुत बात की, कांग्रेस ने ये कर दिया। श्रीकांत जी, आज दाल का भाव क्या है? 200 रुपए से ऊपर। पेट्रोल की ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से कोई तालमेल नहीं कीमतें खा रही। आम आदमी ये जीडीपी नहीं खाता किचन में बना के, वो खाता है सब्जी। भिंडी 97% आपके राज्य में बढ़ गई है, भिंडी। टमाटर भी बढ़ गया है, आपको पता होना चाहिए। और आज आप बात करते हैं आम आदमी और कृषि की, और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, आप जानते हैं, एक याचिका डली थी सुप्रीम कोर्ट में फार्मर सुसाइड पे। 2015 में 38% इंक्रीज है फार्मर सुसाइड में। मैं पंजाब से हूं, गर्व होता था मुझे वहां के किसान में। पहली बार इतिहास में हुआ है, जनवरी 2016 से लेके मई 2016 तक 136 किसानों ने आत्महत्या की है, जो हमारे देश का गर्व था। विदर्भा में
3,228 किसानों ने सुसाइड किया है, जो 36% ज्यादा है कांग्रेस की सरकार से। और आज आपका दिल धड़क रहा है कि उसके लिए। और रोहित जी, आप बार बार कह रहे हैं कि वो 70 लोग कैसे मरे। आपके हाथ में पुलिस है, एक मां ने बयान दिया मेरा बच्चा मर गया क्योंकि हॉस्पिटल ने पैसे नहीं लिए। आप उस पर एफआईआर कीजिए, आप जांच कीजिए वो कैसे मरा है। कल रात को माजीपुर में किसान मरा है क्योंकि अपनी बेटी के लिए शादी के पैसे नहीं जोड़ पाया इस लिमिटेशन पे लिए। आप उस पर एफआईआर कीजिए, आप जांच कीजिए, कौन रोक रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि वो 70 लोग जो मरे हैं उनकी आप इंक्वायरी करवाइए, हमारी बात पे ना आ जाइए। उसमें भी आपको झिझक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपका पर्दाफाश हो जाएगा और यही असलियत है। और आखिरी बात, अगर पर्दाफाश हो जाएगा जयवीर, ये श्रीमान अगर पर्दाफाश हो जाएगा, एक मिनट रोहित जी, आखिरी सिर्फ 5 सेकंड, जस्ट गिव मी 5 सेकंड जी, जस्ट गिव मी 5 सेकंड, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। रोहित जी, आखिरी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। आज पूरा ध्यान है मनमोहन सिंह जी के कोर्ट पे। मनमोहन सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री से बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा कि मैं टोक नहीं रहा हूं कि स्कीम में क्या होना चाहिए था, पर जो कमियां आप उसको पूरा कीजिए। और मेरा एक सवाल है, किस देश में, पूरे विश्व में किस देश में अपने ही पैसे निकालने पे, टैक्स पेड मनी पे रोक है? इसका उत्तर भी दे दीजिए। तो ये सवाल का जवाब नहीं मिला और प्रधानमंत्री सांसद छोड़ के चले गए। कोऑपरेटिव बैंक की आखिरी बात करता हूं। मैं जानता हूं आंकड़े, यूबीसी अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है और एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, वो 10 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। पहले दिन हमने आनंद शर्मा जी ने मांग की थी उनको ये हक दिया जाए कि वो नोट बदलें। अगर आपको लगता है वहां घपला हुआ है, वहां भी जांच कराइए। उनको नोट बदलने का हक केंद्रीय सरकार के हाथ में है, तो क्यों नहीं दे रही? सर, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। तो आज ये कृषि संकट पहले अपना देखिए तो सही, कृषि संकट के आंकड़े क्या हैं? आम आदमी दाल किस कीमत पे खरीद रहा है, फिर यहाँ ज्ञान दीजिए। अगर देश इतने संकट के दौर से गुजर रहा है, लोग लाइन में खड़े मर जा रहे हैं, तो लोग सड़क पे आ जाते, लाइन में ना खड़े रहते। बहरहाल, अगर आपके पास इतने आंकड़ों से लैस हैं, तो आप लोग संसद में क्यों नहीं बोलते? सर, संसद से क्यों भाग खड़े होते हैं? संसद में क्यों शोर मचाते हैं, क्यों हंगामा करते हैं? आज तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है जब वो कहता है देश में दंगे हो जाएंगे। रोहित जी, सर, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात आपने सुनी थी, आप तो वकील हैं, बताइए। बिल्कुल सुनी थी मैंने। आप इस बयान को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, डली हुई है, आप इस बयान को एट्रीब्यूट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि उन्होंने कहा था देश में दंगे हो जाएंगे, बतौर वकील और बतौर प्रवक्ता? उन्होंने कहा था जैसी स्थिति चल रही है, अगर ये जैसे ये स्थिति चल रही है, अगर ये काबू में नहीं आई तो आगे जाके कठिनाइयां होंगी एंड देयर विल बी राइट्स। ठीक है सर, आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं क्योंकि आप वकील हैं। लेकिन श्रीकांत शर्मा, अगर इतने सारे तथ्य कांग्रेस के पास हैं और आखिरी दलीलें हैं, इतनी सारी बातें हैं, आखिरी सॉरी, चर्चा संसद में, सर प्लीज जयवीर, अगली बार वापस आऊंगा तब बोलिएगा। श्रीकांत, ये सारी चर्चा संसद में क्यों नहीं होती जो टीवी पे हो जाती है? जहां होनी चाहिए वहां से क्यों भाग खड़े होते हैं? वहां यह क्यों कहा जाता है कि ऐप पे आप राय ले रहे हैं, चुने हुए सांसदों की राय नहीं ले रहे? देखिए रोहित जी, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो पहले दिन से आप देखिए उनको वो कंफ्यूज हैं और इसलिए संसद ना चले, संसद में कार्रवाई को कैसे बाधित किया जाए। पहले दिन ही इनका था कि भाई चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार थे। आनंद शर्मा साहब ने जो बोलना था बोले। अब भाई आप सिर्फ एक तरफा बोलते रहेंगे, सरकार का जवाब तो आपको सुनना चाहिए। फिर आप हंगामा करते रहे, फिर आज आप संसद चालू हुई, फिर संसद को आपने डिस्टर्ब किया। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी कि अब तक सबसे ज्यादा सदन को उन्होंने समय दिया है और उसके बावजूद भी भाई नहीं, चर्चा नहीं करनी है, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कुछ तथ्य विपक्ष के पास सदन में रखने के लिए नहीं है। टीवी पर चर्चा करना एक अलग बात है, सदन के अंदर चर्चा करना एक दूसरी बात है। तो राहुल गांधी पहले कहते थे कि नहीं भाई सरकार ने अपने वित्त मंत्री को नहीं बताया, लेकिन बीजेपी वालों को पता था। अरे भाई क्यों आप विरोधाभासी बयान दे रहे हैं? मतलब वित्त मंत्री जी बीजेपी से अलग हैं। ये उपहास और अपने बयानों से ही कांग्रेस पार्टी के युवराज अपना उपहास उड़वा रहे हैं। नंबर 2, बात यहां हो रही है भ्रष्टाचार को इस देश से कैसे समाप्त किया जाए। मेरे काबिल मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो कांग्रेस के मित्र से यह पूछना चाहता हूं, क्या हम हमेशा ये चर्चा करते रहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की, बीजेपी के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? क्या हम मिलकर ये नहीं सोच सकते कि किसान आत्महत्या ना करे, इसके लिए हम प्रभावी कदम उठाएं? जब एक सरकार प्रभावी कदम उठा रही है तो आपको सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। आज हम किसान के लिए फसल बीमा योजना लेकर आए, लेकिन अच्छा होता कि शेरगिल साहब आप अपने मुख्यमंत्रियों को कहते कि कम से कम फसल बीमा योजना के लिए एजेंसी तो तय कर दो।
हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने दाल उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया है, हमने दाल पर एमएसपी तय किया है, हमने लगातार हर साल दूसरी बार हमने गेहूं पर, सरसों पर, दलहन पर हमने एमएसपी बढ़ाया है कि किसान को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, आर्थिक रूप से किसान को कैसे संपन्न कर सकते हैं, इसकी चिंता हमारी है। मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस को इस देश के किसान को बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। और हमारी लड़ाई किसी कांग्रेस पार्टी या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है रोहित जी, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, काले धन के खिलाफ है। जो लोग आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, इस देश के अंदर फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं। और राजीव गांधी जी ने कहा था कि गांव के विकास के लिए 1 रुपया जाता है, नीचे तक 10 पैसे पहुंचते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं मनमोहन साहब, आपने 10 साल क्या किया? आपने कोई ऐसा प्रभावी कदम उठाया कि वो जो 1 रुपया केंद्र से जाता है गांव के विकास के लिए 1 का 1 पहुंच जाए? उसमें जो दलाली होती थी, जो लीकेज होती थी, वो रोकने का काम करें। आपने नहीं किया। हमारी सरकार कर रही है, उन पर प्रहार कर रही है जिन्होंने गांव के गरीब का पैसा जो गांव के हित के लिए था उसको बेडरूम में गद्दों की जगह नोटों पर जो लोग सोते हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई है। इसको व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं तो फिर अपील करता हूं कि जो हमारे मित्र यहां टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, अपने युवराज को सलाह दें, अगर उनकी सलाह मानते हैं तो श्रीकांत, तो वो चर्चा चलाएं, संसद की कार्रवाई को चलने दें। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, संसद की कार्रवाई चले, यह अकेले विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी होती है, पहली चीज। और तो अगर विपक्ष आपको यह याद दिला रहा है कि साहब 2G ने आपने हमें घुटनों पे ला दिया था कि प्रधानमंत्री को बैठाइए तब चर्चा करेंगे, इसलिए हम भी आपको घुटनों पे लाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को लाइए चर्चा करेंगे, तो आपने क्यों नहीं बैठा दिया प्रधानमंत्री को आज दोपहर बाद भी? होने देते चर्चा, जब सुबह से शुरू हो गई थी। तो आप विजुअल्स देखिए, अपने प्रधानमंत्री सदन में थे सर, दोपहर बाद की बात कर रहा हूं। कह रहे हैं कि चर्चा में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। सर मैं दोपहर बाद नेता सदन कह रहे हैं, उसके बावजूद भी गुलाम नबी साहब कह रहे थे कि भाई सिर्फ सरकार इतना आश्वासन दे। जब सरकार ने आश्वासन दे दिया उसके बावजूद भी गुलाम नबी साहब चले गए। क्यों चले गए भाई? क्योंकि आप वो लोग हैं रोहित जी विपक्ष में आज जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, और ये वही लोग हैं जिनके सहयोग से कांग्रेस ने घोटालों पर घोटाले किए। 12 लाख करोड़ के घोटाले मनमोहन साहब ने अकेले नहीं किए, उसमें मुलायम सिंह जी जिम्मेदार थे, मायावती जिम्मेदार थी और टीएमसी जिम्मेदार थी। टीएमसी का तो नजारा ही अलग है, वहां उनका गरीब लुटता है तो उसकी चिंता नहीं है, या बनावटी दिखावा, क्योंकि उनका जो नोट बनाने की जो उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, वो बंद हो गई। दुख इनको अपना दुख है, क्योंकि इन्होंने जो काली कमाई कर रखी थी वो आप तहस नहस हो गई, वो कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गई। गरीब का तो बहाना है। ठीक है, बहुत सारे दर्शक हैं वो जयवीर शेरगिल की बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि टमाटर कितने का मिल रहा है, बैगन कितने का मिल रहा है, मूली कितने की मिल रही है, आलू कितने का मिल रहा है, गोभी कितने की मिल रही है, प्याज कितने का मिल रहा है और दाल कितने की मिल रही है। उनको लगता है कि जयवीर का बयान जो है वो ज़मीनी हकीकत से थोड़ा इतर है। बहरहाल, लेकिन ये तो ज़मीनी हकीकत है कि आज नोटबंदी हुई है, कांग्रेस के राज में नसबंदी हुई थी, और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आदमी पर अटैक, जनता पर अटैक नसबंदी में हुआ था, क्या नोटबंदी में भी वही इफेक्ट है?